हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी बीपीओ मेंस एग्जाम के लिए कंप्यूटर की 12th क्लास है। इसके पहले पंचायती राज भी टोटल 21 क्लासेज में आपका ख़त्म हो गया, इसी चैनल पे पड़ा हुआ है। जो भी स्टूडेंट नए हैं उन क्लासेज को भी देख सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में अब हमने आज से क्या स्टार्ट किया है, जो आपकी नई नई टेक्नोलॉजीज हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जिसे बोलते हैं, उस पर आ गए हैं। पहली क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बाद क्या आएगा, बिग डेटा एनालिसिस। फिर आएगा आपका मशीन लर्निंग एमएल, फिर डीप लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये आपकी टोटल 5 टॉपिक हो जाएंगे, बिग डेटा एनालिसिस। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन इन सब का बेस यही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि ये मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग इसी की उपशाखाएं हैं। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप पढ़ोगे ना, तो इसी के अंतर्गत और डीपली जाओगे तो मशीन लर्निंग आएगी, फिर डीप लर्निंग आएगी। अभी हाल ही में एक डीप फेक चल रहा है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे आगे चल के। जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो कंप्यूटर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखो, एकदम नई चीज़ है, प्लस इसके वर्ड बहुत ज़्यादा क्लिष्ट लगेंगे। हिंदी में तो एकदम समझ में भी नहीं आएगा कुछ चीज़ें। कोशिश करूँगा मैक्सिमम चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने की, कि यहाँ से आपकी एक समझ बन जाए। प्लस एमसीक्यूज, आज के टॉपिक में भी 24 क्वेश्चंस हमने लिए एमसीक्यूज, इसी क्लास में लास्ट में कराएंगे। एमसीक्यूज के माध्यम से आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चूँकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पे बेस्ड होकर आगे की क्लासेज आएंगी। तो इस पे एक क्लास और आएगी, वो टोटली एमसीक्यूज बेस्ड होगी। उसमें हम 15 से 20 एमसीक्यूज लेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसको डिटेल्ड सॉल्यूशन में कराएंगे। जैसे एक पूछ लिया है कि कितने प्रकार की अवधारणाओं का यूज होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो वहाँ तो ऑप्शन में आपने बता दिया। फिर उस पर एक पेज का पूरा सॉल्यूशन होगा, जितनी भी अवधारणाएं होंगी सबको डिटेल में कराया जाएगा। तो इस तरीके से ये टॉपिक आपका बेस्ट तरीके से क्लोज हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानते हैं होती क्या है। जैसे इसका नाम है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है, कृत्रिम। कृत्रिम मतलब जो मनुष्य द्वारा निर्मित है, नेचुरली निर्मित नहीं है, मनुष्य द्वारा निर्मित। और इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता। तो ऐसी बुद्धिमत्ता जिसका निर्माण किसने किया है, मनुष्य ने किया है। अब मनुष्य बुद्धिमत्ता का निर्माण कैसे करेगा, एक तो मनुष्य के पास खुद का माइंड है, तो वो नेचुरली उसको मिला है। अब दूसरा, उसको निर्माण करना है तो किसके थ्रू करेगा, किसी न किसी मशीन में वो माइंड डालेगा। मशीन मतलब कंप्यूटर। तो जब मनुष्य क्या करता है, कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग के माध्यम से इतना सक्षम बना देता है कि कंप्यूटर सोचने लगता है, समझने लगता है और अपने डिसीजन लेने लगता है। तो इसी को ही बोला जाता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसकी कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, कुछ अवधारणाएं हैं, कुछ लेयर्स हैं, कुछ सॉफ्टवेयर हैं, प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग होता है। वही सारी चीज़ें आपको पढ़ना है और उसी का उपयोग आपके एग्जाम में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, इंसानों के द्वारा बनाया हुआ। और इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, सोचने की शक्ति। इसलिए इसका पूरा मतलब क्या हुआ, इंसान के द्वारा बनाई हुई सोचने की शक्ति। अब ये सोचने की शक्ति इंसान कहाँ बनाएगा, किसी किसी मशीन को देगा, क्योंकि खुद को तो दे नहीं सकता, खुद को तो भगवान ने नेचुरली दे दी है। तो क्या करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या बोला जाता है, मशीन इंटेलिजेंस। इसमें मशीन के अंदर इंसान की तरह सोचने और कार्य करने की क्षमता को पैदा किया जाता है। जैसा कि एग्जाम्पल देख लो, मशीन कैसे कार्य करेंगी, क्या क्या कार्य करेंगी। इंसानों की तरह बात करने लगेंगी, याद रखना शुरू कर देंगी, सीखना, निर्णय लेना और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस टाइम बहुत ज़्यादा न्यूज में है। ओपन एआई करके है कंपनी एक, सैम अल्टमैन इसके सीईओ थे, और यही इसके एक प्रकार से इन्होंने ही शुरुआत की थी ओपन एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। बहुत बुद्धिमान आदमी है, बहुत मेहनती आदमी है, बहुत सारी बीमारियां हुई लेकिन लगे रहे और संस्था बना दी, लेकिन इनको ही इनकी कंपनी से निकाल दिया गया था। कुछ एक प्रोजेक्ट क्यू, आज की ही न्यूज है, कोई प्रोजेक्ट क्यू पे ये काम कर रहे थे जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला था। एआई से भी बहुत ज़्यादा स्पीड से सोचने वाला ये प्रोजेक्ट था, और इसको बेस बना के ही इनको निकाला गया था। निकट फ्यूचर में जैसे ही चीज़ें आएंगी, आप लोग को जो काम की होंगी वो सारी जानकारी दी जाएगी। अब इसके जनक किसे माना जाता है, एक वैज्ञानिक हैं, कंप्यूटर विज्ञानी जॉन मैककार्थी। ये जितने भी कंप्यूटर वैज्ञानी होते हैं, ये ध्यान रखो, बहुत मेहनती होते हैं। 18 से 20 घंटे ये कोडिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। अब सोचो ना, ये इनकी थिंकिंग ही तो है कि कंप्यूटर ये काम कैसे कर सकता है।
तो हजारों प्रकार की गणनाएं ये पहले पेपर पे कर लेते हैं, कंप्यूटर पर कर लेते हैं, नए नए सुधार करते हैं, चीज़ें करते हैं, डालते हैं, फिर फाइनली कुछ निकलता है और ऐसा ये वर्षों तक बिता देते हैं। तो यह बुद्धिमान, अब इनके अनुसार क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिभाषा क्या है, यह बुद्धिमान मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर, मशीन मतलब कंप्यूटर, कोई भी मशीन होगी उसके अंदर कंप्यूटर चिप या प्रोसेसर लगा होगा तभी वह कुछ सोच सकता है। तो विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने का विज्ञान और अभियांत्रिकी है, अर्थात यह मशीनों द्वारा प्रदर्शित किया गया इंटेलिजेंस है। कॉन्सेप्चुअल चीज़ें इसलिए समझनी है कि जब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, फैक्ट्स आएंगे, तो आप आसानी से समझ पाओगे। तो कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझ लेना। यह इसके बारे में अध्ययन करता है, उसी का ही एक अगला रूप है कि किस बारे में अध्ययन करता है कि मानव मस्तिष्क किस तरीके से सोचता है। सेम प्रोग्रामिंग हम कंप्यूटर के अंदर कर देंगे तो कंप्यूटर भी उसी तरह से सोचने लगेगा, ये काम की बात है, ठीक है। तो निर्णय लेता कैसे काम करता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस प्रकार काम करता है, किस बारे में अध्ययन करता है, तो इस तरीके से अध्ययन करता है। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी ये देख लीजिए। इसका आरंभ 1950 के दशक में ही हो गया था। दैट मीन्स जो आपका पर्सनल कंप्यूटर बना था उसके बाद ही इसकी शुरुआत भी हो गई थी, खासतौर से इंटरनेट की शुरुआत के साथ। लेकिन इसकी महत्ता को 1970 के दशक में पहचान मिली। जापान ने सबसे पहले इस ओर पहल की और 1981 में फिफ्थ जनरेशन नामक योजना की एक शुरुआत कर दी। जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर 90 के बाद से यूज कर रहे हैं वो जापान ने कब 81 में इसकी शुरुआत कर दी थी। इसमें सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए एक 10 वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। टेक्नोलॉजी में जापान आज भी बहुत आगे है। इसके बाद अन्य देशों ने भी इस ओर ध्यान दिया और ब्रिटेन ने इसके लिए क्या एलबी नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया। यूरोपीय संघ के देशों ने भी एस्पिरिट नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की। ये फैक्चुअल चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती हैं फैक्ट्स याद करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद 1983 में कुछ निजी संस्थाओं ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लागू होने वाली उन्नत तकनीक कौन कौन सी, जैसे मैंने बताया था VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इस पर मैंने वर्क किया है मैटलैब पे। मैटलैब एक सॉफ्टवेयर होता है, VLSI इसमें बहुत सारे ऑसिलेटर और ये सारी चीज़ें मतलब ट्रांसमीटर डायोड वगैरह यूज होते हैं। तो जो VLSI होता है आपका, इस तकनीक का विकास यहाँ पे शुरू हो गया था। सर्किट का विकास करने के लिए एक संघ बनाया जिसका नाम था माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना की। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार जान लेते हैं। इसमें बहुत सारे प्रकार होते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। पहला, रिएक्टिव मशीन, रिएक्ट करती है, जो चीज़ आपने किया उसको रिएक्ट करेगी, अभी सबको डिटेल में जानेंगे। फिर लिमिटेड मेमोरी, इसमें मेमोरी होती है बट लिमिटेड होती है, लिमिटेड काम जो दोगे उतना ही सोचेगी। थ्योरी ऑफ माइंड, सेल्फ अवेयरनेस, वीक या नैरो एआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जनरल यहाँ पे शब्द आ जाए दैट मीन्स वो कोई भी कार्य कर रहा है, जनरल कार्य मतलब सारे कार्य कर सकती है। और सुपर इंटेलिजेंस मतलब ये मनुष्य की तरह बुद्धिमान, इसके इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है। अब वन बाई वन करके जानते हैं क्या है मतलब। रिएक्टिव मशीन्स क्या है, प्रतिक्रियाशील मशीन इसका हिंदी है। रिएक्टिव मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे सरल प्रकार है। यह मशीन बेसिक कार्यों को पूरा करती है, ठीक है। यह यूजर की ज़रूरतों के मुताबिक रिएक्ट करती है, इसलिए इसे रिएक्टिव मशीन कहते हैं। दूसरा है लिमिटेड मेमोरी। लिमिटेड मेमोरी एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो पुराने डेटा को कुछ समय के लिए स्टोर करके रख सकता है। क्योंकि लिमिटेड मेमोरी की बात हो रही तो पुराना डेटा कुछ ही समय के लिए रहेगा। यह पुराने डेटा की मदद से भविष्य को प्रिडिक्ट करने की क्षमता रखती है। आगे चलते हैं। थ्योरी ऑफ माइंड, मस्तिष्क का सिद्धांत जिसे बोलते हैं। थ्योरी ऑफ माइंड जो एआई है वो क्या करता है, इंसान के स्वभाव को समझ सकता है, क्योंकि ये माइंड की तरह ही इस मशीन को प्रोग्राम किया गया और इंसानों की तरह बात भी कर सकता है। जैसे बहुत सारे रोबोट है, सोफिया करके एक रोबोट था, बहुत सारी प्रदर्शनी इंडिया में लगती रहती हैं, वो भी बात करते हैं। वो आई थी एक बार ट्रम्प की लड़की इवांका, तो उनका स्वागत रोबोट ने ही किया था हैदराबाद में। फिर सेल्फ अवेयरनेस एआई, आत्म जागरूक एआई, इसके शब्द से ही पता चल रहा होगा जो नाम है इसका कि आत्म जागरूक है। सेल्फ अवेयरनेस एआई को इंटेलिजेंस का भविष्य, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका भविष्य बोला जाता है, क्योंकि ये सेल्फ अवेयर, खुद से ही सीख सकती है, खुद से ही समझ सकती है। यह एआई बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा और इनका खुद का इमोशन भी होंगे, चेतना और दिमाग भी होगा, चित्ती की तरह, जो रोबोट मूवी देखी होगी आप लोगों ने।
वीक या नैरो एआई। अभी एआई पे बहुत ज़्यादा बवाल भी चल रहा है। एआई के लॉस बहुत ज़्यादा दिख रहा है, फ़ायदे हैं अपनी जगह हैं। लॉस इसके ये हैं कि इंसान को बहुत सारी जगह टेक ओवर करेगा ये। दूसरी जगह जो डीप फेक चल रहा है अभी क्या है कि किसी का भी चेहरा, बॉडी बॉडी किसी और की हो, चेहरा किसी का लगा दो, कुछ भी कर दो। एक रश्मिका मंदाना का कोई वीडियो आया था, इसके बाद और भी चीज़ें आई, तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। आने वाले समय में किसी को आप फंसा सकते हो किसी भी चीज़ में, और जो मैन होगा कल्प्रेट वो बच जाएगा और कोई इसका पता भी नहीं कर पाएगा। अभी तो ये ओरिजिनल दिख गया कि किसी और का वीडियो पड़ा था तो उठा के दिखा दिया। आगे चल के ये बिजनेस बनेगा। तो बिजनेस में क्या होगा, सपोज करो वो एक लड़की थी, कोई विदेश में रहती थी, इंडियन मूल की, उसकी बॉडी थी और उस पर चेहरा रश्मिका मंदाना का लगा दिया। आगे चल के बिजनेस कैसे बनेगा कि अभी तो उसका जो पुराना वीडियो था वो पब्लिक था तो लोगों ने पहचान कर ली। अब क्या होगा, वो पब्लिक नहीं करेंगे, वो अपना वीडियो बनाएंगे और उसमें तुरंत ही अपनी चीज़ें लगाएंगे, दूसरे का चेहरा लगाएंगे, पब्लिक कर देंगे। तो ऑनलाइन पता ही नहीं चलेगा कि पहले किसका वीडियो था फिर किसका चेहरा लगाएगा। आगे चल के ये धंधा बनने वाला है। तो इसके बहुत लॉस है। आज की ही न्यूज है, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक अधिकारी नियुक्त कर दिया जो क्या करेगा, जितनी भी सोशल मीडिया मीडिएटरीज बोले जाता है इनको, जो यूट्यूब फेसबुक वगैरह है ना, इनकी निगरानी करेगा डीप फेक कंटेंट को लेके। कोई बड़ी चीज़ नहीं, एक अधिकारी, उसका ऑफिस, कोई इतने लाखों करोड़ों डेटा जा रहा है, कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएगा ये, बस है, चलो शुरुआत है। आगे चलते हैं। बीक या नैरो एआई किसे बोलते हैं, इसको आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। यह एआई किसी विशेष कार्य को ही पूरा करती है, दैट मीन्स खुद से सोच के नए नए कार्य नहीं कर सकती, वीक है ये। अच्छा, ये पेड बैच के बारे में जानकारी है। जो भी स्टूडेंट चाह रहे हैं कि तरीके से उनकी एक तैयारी हो जाए, ज़्यादा भटकाव ना हो, बहुत ज़्यादा जगह बहुत सारा कंटेंट इकट्ठे करने वालों का सिलेक्शन नहीं होता, ये बात ध्यान रख लेना। कंटेंट आपका पूरा कवर करे ऐसा हो, इसका प्रिसाइज हो और आसान भाषा में हो, फिर उसी को आप बार बार पढ़ो। सिलेक्शन तो भूल जाओ, सिलेक्शन से बहुत आगे जाते हैं। और जो बहुत सारी जगह से बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा करते रहते हैं, वो किसी को भी पूरी तरह से रिवाइज नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने बहुत पढ़ लिया, फिर वो बहुत सारी सिली मिस्टेक्स करके आते हैं। एग्ज़ाम टाइम बहुत डिफरेंट चीज़ है। एग्ज़ाम जब पेपर देने आप जाते हो तो वहाँ पे इस मैच से ले लो, जो वर्ल्ड कप का मैच था, तो जो टैलेंट था इंडियन टीम के पास बहुत ज़्यादा था, फॉर्म बहुत अच्छी थी, लेकिन वो दबाव झेलना, एग्ज़ाम के पहले जो नींद ना आना, वो सारी चीज़ें करके फिर आपके माइंड में हल्का सा भी डाउट होता है, आप वहाँ करते हो सिली मिस्टेक्स। तो जो आपने क्वेश्चन नॉर्मल घर पे बैठ के सही किए होते हैं, वहाँ आप गलत करके आते हो। और ऐसे 5 से 6 क्वेश्चंस भी अगर आपने गलत कर दिए तो जो आप कट ऑफ से 5-6 नंबर ऊपर थे, वो 4-5 नंबर नीचे चले जाते हो। तो इसको बिल्कुल मत करना। लिमिटेड कंटेंट रखना, बार बार उसी को दोहराओ, पढ़ो और प्रैक्टिस करो। ठीक है। यहाँ पे आपको क्या, सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, जो भी अब तक हुई हैं आगे होंगे, सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। टॉपिक वाइज एमसीक्यू चल रहे हैं, 7 टॉपिक्स के ऑलरेडी हो चुके हैं। आगे करके ऐसे ही करके और डिटेल में होंगे, और इसके बाद भी चलेगा ये रिवीजन प्रोग्राम, एग्जाम तक बंद नहीं होगा। तो एक बार टॉपिक वाइज एमसीक्यूज खत्म होगा, फिर से टास्क दिए जाएंगे और नए तरीके से एमसीक्यूज तैयार कराए जाएंगे। फिर टास्क वगैरह होगा, वैल्यू एडिशन क्लासेज हैं, जैसे अब नेक्स्ट वैल्यू एडिशन क्लास क्या आएंगी, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पे आएंगी, जो पंचायती राज से आपके किसी भी एग्जाम में देश के हुए हैं, और उससे क्या हो गया, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और रेगुलर ग्रुप कॉल होती है, वहाँ आपके डाउट क्लियर होते हैं। फीस ये है, इस नंबर पे आपको पे करना है, फ़ोन पे, गूगल पे, कुछ भी कर सकते हो, ये नेम देख लेना, और फिर इनमें से दोनों में से किसी एक नंबर पे भी आप मैसेज कर दोगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं। हाँ, तो क्या था कि वीक या नैरो एआई, यह एआई किसी विशेष कार्य को ही पूरा कर सकता है। क्या है विशेष कार्य, और अपनी क्षमता के बाहर किसी दूसरे काम को नहीं कर सकता है, इसलिए इसे क्या है, वीक एआई कहते हैं। फिर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जहाँ पे मैंने बोला जहाँ पे जनरल शब्द हो, समझ लेना वो सारे काम कर सकता है। जैसे जो आपका आईएएस होता है अधिकारी, वो विशेषज्ञ नहीं होता, वो जनरलाइज्ड अधिकारी होता है, तो वो सारे काम कर सकता है, सीख सकता है। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को मजबूत एआई भी कहा जाता है। एजीआई जनरल इंटेलिजेंस की तकनीक है जो किसी समस्या को अपने तरीके से सुलझाने की क्षमता रखती है। फिर सुपर इंटेलिजेंस आखिरी है इसका। एएसआई एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसमें मशीन इंसानों से भी ज़्यादा बुद्धिमान होगी आगे चल के। वही बोला जो मैंने प्रोजेक्ट क्यों चल रहा था, इसके लिए वो जो इंटरनल रिसर्च टीम थी उसने रखा था, बोर्ड के लिए एक पत्र लिखा था कि सैम अल्टमान इसको चला रहे हैं और इससे कंपनी जो है या पूरी दुनिया में मानवता के लिए खतरा पैदा हो सकता है।
और इसको बेस बना के ही इनको हटाया गया था। ठीक है, फिर से हालांकि उनको दोबारा रीइंस्टेट कर दिया गया। कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने दबाव बनाया, मास रिजाइनेशन का एक दबाव बनाया कि हम सब लोग मिलकर रेजिग्नेशन दे देंगे तो कंपनी केवल नाम की बनी रहेगी, कोई रहेगा तो है नहीं। तो फिर कंपनी को झुकना पड़ा और वो इंसान की तुलना में किसी काम को आसानी से और तेज़ी से कर सकेंगे। ESI के पास जो आपका सुपर इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, इसके पास बहुत सारी क्षमताएं होंगी, जैसे कि सोचना, पजल को सॉल्व करना, लर्न करना, प्लान करना और खुद से बातें करना। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग जान लेते हैं कि किस किस क्षेत्र में क्या क्या प्रयोग हो सकते हैं। तो जो भी चीज़ में आप कंप्यूटर, डिजिटल डिवाइसेज, इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हो, हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हो सकता है। कुछ ऐसे ही लिख दिए, लेकिन आप ये समझो कि हर जगह यूज हो सकता है। E-कॉमर्स के क्षेत्र में, जैसे आप कोई चीज़ सर्च करते हो, सर्च की आपको तुरंत मिल जाए फिल्टर होके, तो जितने भी अमेजोन वगैरह यूज करते हैं, कस्टमर को प्रोडक्ट का साइज, कलर और ब्रांड पता चलता है। एजुकेशन के क्षेत्र में टीचर ग्राफिक्स, एनिमेशन वगैरह देख के टीचर ने कोई चीज़ की बड़े आसानी से पढ़ा सकता है। टीचर ने सोचा और पढ़ा दिया, बादलों के बारे में पढ़ाया, तुरंत वीडियो आ गया, उसने वहाँ से सर्च किया, चीज़ें आई और आ गया, उसको एकदम विजुअलाइज करके पढ़ा रहा है। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बहुत ईजिली पॉसिबल होगा। AI के द्वारा स्टूडेंट को मार्क देना भी आसान हो जाता है, जिससे कि टीचर का टाइम बचेगा। इजी लाइफ स्टाइल आपकी लाइफ स्टाइल को बहुत ज़्यादा इजी बना देती है। जैसे बैंड था एक, विराट कोहली वगैरह का भी आया था न्यूज़ में कि ये लोग एक बैंड पहनते हैं हुप का, एप्पल वगैरह का नहीं, हुप का एक फिटनेस बैंड है। उसमें क्या होता है ना, वो 99% एक्यूरेसी के साथ डेटा देता है, आपका हर चीज़ दिन भर चेक करता है, एक एक चीज़ 1 सेकंड में 60 बार टेस्ट करता है कि आपकी हार्ट बीट क्या है, नींद आपने ली प्रॉपर कि नहीं ली, जो आपकी बॉडी में थकावट है उसमें रिकवरी कितने जल्दी हो सकती है। ये सब क्या AI के ही तो कमाल हैं। ह्यूमन रिसोर्स, मानवीय संसाधन के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल ह्यूमन रिसोर्स को कम करने के लिए भी किया जाता है। ह्यूमन रिसोर्स मतलब जहाँ पे मानव बहुत ज़्यादा श्रम की ज़रूरत है। अब AI लगा दी उसने, बहुत सारे रोबोट को क्या है कंट्रोल कर रखा है और रोबोट काम कर रहा है, तो ह्यूमन रिसोर्स अपने आप कम हो गया। 10 लोगों का काम एक कंप्यूटर कर रहा है। मेडिकल के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी हो सकता है अगर इसका सही यूज हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बड़ी सर्जरी, क्रिटिकल सर्जरी बहुत आसानी से हो सकती हैं। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, जहाँ पे आपकी बीमारी, अभी क्या है ना, आप नॉर्मली गोली खा लेते हो तो पूरी बॉडी पे असर करती है, लेकिन टारगेटेड ड्रग डिलीवरी क्या होगा, जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पहुँचेगा। ये सारी चीज़ें हैं। जो आपका 3D प्रिंटिंग है, इसी से ही रिलेटेड चीज़ें हैं। इसके द्वारा कृत्रिम अंग भी बनाए जा सकते हैं, तो मेडिकल के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हर चीज़ है, मौसम पूर्वानुमान, मिट्टी की जांच, मिट्टी कैसी है, क्या है, क्या उर्वरक की ज़रूरत है, क्या नहीं है। मौसम बता दिया कि बारिश कब होने वाली है, तो किसान तभी तक रुक जाएगा। अगर पहले सिंचाई करने वाला है, उसको पता 2 दिन बाद बारिश होने वाली, तो रुक जाएगा। इसके बाद कभी और कुछ आपदा आने वाली, तो ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ से हो जाएंगी, AI से। फिर मार्केटिंग के क्षेत्र में तो ये अव्वल है और अभी चल ही रहा है। आप देखते हो कि कोई चीज़ आप गूगल कर लेना एक बार, या अमेजोन वगैरह पर सर्च कर लेना, फिर ऐड जो आएंगे ना उसी से रिलेटेड ही आपको ऐड दिखाई देंगे। तो ये सब AI का कमाल है। एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में, गेमिंग के क्षेत्र में बहुत सारे एडवांस गेमिंग हो रही, चीज़ें हो रही, तो इसके क्षेत्र में ही होगा। बैंकिंग के क्षेत्र में और डेटा सिक्योरिटी के क्षेत्र में, मतलब सिक्योरिटी भी होगी, इससे खतरे भी, क्योंकि जो हैकर वगैरह होंगे, ट्रेसर होंगे, वो क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके हैक भी करेंगे, तो उनके लिए आसानी होगी और आपके लिए क्या होगा कि सिक्योरिटी आप AI की मदद से बढ़ा भी सकते हो। इसके फायदे क्या होते हैं, इफ़िशेंसी क्या होता है, कम लागत या कम टाइम में ज़्यादा काम होना, ये बढ़ जाती है, ताकि इंसान छोटे बड़े कार्य को आसानी से, जैसे AI है तो व्यक्ति की इफ़िशेंसी बढ़ा देता है, व्यक्ति को स्मार्ट बना देता है। इम्प्रूव्ड वर्क फ्लोज, क्या मतलब होता है, काम करने के तरीके को इम्प्रूव करना, उसमें सुधार लाना। AI ने मशीनों के काम करने के तरीके को एडवांस और मॉडर्न कर दिया। वही सेम काम तो यहाँ GS रिवॉल्यूशन में होता है। आपका जो काम करने का है ना, पढ़ने का तरीका ही बदला जाता है, कि जो पढ़ रहे थे पहले, जो लोग पढ़ा रहे हैं टीचर लोग, एक क्वेश्चन ओपन कर दिया उन्होंने, इसके बाद उसके 4 ऑप्शन दे दिए, उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई समझ नहीं बनी। प्लस बहुत सारा कंटेंट दे दिया, PDF दे दी इतनी बड़ी 300-400 पेज की, अब पढ़ते रहो, कितनी भी क्लिष्ट भाषा है। वो सारे तरीके अब यहाँ पे बदल दिए गए हैं। पढ़ो, समझ के पढ़ो, केवल काम का कंटेंट होना चाहिए, समझ ऐसी होनी चाहिए, कुछ चीज़ छूटे ना और फालतू की चीज़ें आए ना। लोअर ह्यूमन एरर रेट, अब चूंकि मशीन है तो मशीन का एरर रेट हमेशा लोअर ही होता है, मशीनें एरर नहीं करती। एक बार जो प्रोग्राम कर दिया, प्रोग्राम आपने टेस्ट कर लिया,
तो हमेशा जब तक मशीन में कुछ गड़बड़ ना हो तब तक क्या है, सही से काम करती रहती, तो एरर रेट कम हो जाता है। डीपर डेटा एनालिसिस, जो भी डेटा है आपका, क्योंकि दुनिया किससे चल रही, डेटा एनालिसिस से ही चल रही। सपोज करो वही जैसे बताया कि अभी क्या हुआ, जो फाइनल, अब ये जो लेटेस्ट होता है ना, कुछ चीज़ें एग्जाम्पल लेटेस्ट हो, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो फाइनल हुआ, ऑस्ट्रेलियन जो थे उन्होंने पिच को बहुत तरीके से पढ़ा। इंडिया के जो कैप्टन साहब थे वो बोल रहे थे कि वो पहले बैटिंग करते, क्योंकि वो साइकोलॉजी को ज़्यादा महत्व दे रहे थे, दबाव जो होता है फाइनल मैच में टारगेट को अचीव करने का, लेकिन टेक्नोलॉजी जो थी, पिच क्या बोल रही है क्या नहीं, उसको उन्होंने महत्व नहीं दिया, हालांकि वो टॉस नहीं जीते थे पहले। दूसरा, उन्होंने डेटा पूरा एनालिसिस किया कि इंडियन बैट्समैन को इस टाइप की पिच पे क्या है, आप स्लोवर बॉल दो प्लस शॉर्ट पिच बॉल दो, तो उन्होंने एक तरीके से रनों का सूखा ही कर दिया। कल जो आपके सूर्या थे, उन्होंने बहुत मार मार के एकदम T20 मैच ऐसे जिताया, उस दिन उनसे सिंगल रन नहीं बन रहे थे। ये होता है दबाव वाले मैच में, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, डेटा को गहराई से एनालाइज करता है, जिसके कारण हमें सटीक इन्फॉर्मेशन सूचना प्राप्त होती है, हम डिसीजन ले पाते हैं कि हमें करना क्या है, और 24/7 सपोर्ट होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नुकसान क्या क्या हैं, तो कॉस्ट बहुत हाई है इसके, जो डिवाइस उपकरण आते हैं, क्रिएटिविटी नहीं है, ह्यूमन माइंड ही क्रिएटिव होता है। ये लोग क्या है, जैसा बता दिया, जैसी प्रोग्रामिंग कर दी वैसे होता है, बट ये कोई मुझे लगता है रीजन नहीं, आगे चल के मशीनें क्रिएटिव भी हो जाएंगी। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी में वृद्धि करेगा, बिल्कुल करेगा। मेक ह्यूमन्स लेजी, अब सारे काम मशीनें कर रही हैं तो मनुष्य क्या आलसी हो जाएगा, और इसमें कोई इमोशन नहीं होते। ये आपकी एआई का सारा कॉन्सेप्चुअल पोर्शन हो गया। अब आएंगे हम किस पे, एमसीक्यूज फॉर्मेट पे। यहाँ पे एमसीक्यूज जो होंगे वो 70 से 80% यहीं से समझ बन जाएगी आएगी। फिर एक नेक्स्ट क्लास आएगी जिसमें 10 से 15 एमसीक्यूज ही होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन हर एमसीक्यूज का सॉल्यूशन अपने आप में एक पेज का होगा जो आपको सारी चीज़ें क्लियर करेगा। तो आगे चलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आविष्कारक के रूप में किसे जाना जाता है, तो कौन है आपके, जॉन मैककार्थी। चार्ल्स बेबेज कौन है आपके, कंप्यूटर के जनक, आधुनिक कंप्यूटर के जनक। जॉन मैककार्थी के बारे में बताएंगे, जब वही बोले जब क्वेश्चन आएगा उस बारे में, जो नेक्स्ट क्लास है, तो इनके बारे में सब कुछ बताया जाएगा, कहाँ के रहने वाले थे, क्या थे, कब इन्होंने शुरुआत की थी, किस किस पे वर्क किया था। एलन ट्यूरिंग अवार्ड भी इनको मिला था, तो एलन ट्यूरिंग ये हैं। तो ट्यूरिंग भी कंप्यूटर क्षेत्र के इतने महान थे कि इनके नाम पे अवार्ड जो है कंप्यूटर क्षेत्र का नोबेल प्राइज माना जाता है इसे। एंड्रयू एनजी, तो इनमें कौन थे सबसे, जॉन मैककार्थी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में अग्रणी शोधकर्ता थे। इन्होंने मनुष्य के लिए सहज अवधारणाओं को समझने के लिए कंप्यूटर सिखाने में वर्षों बिताए थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या तात्पर्य है, तो इसमें से तात्पर्य जानना है आपको, ये ऑप्शन है, तो कौन सा सही ऑप्शन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बुद्धिमान मशीनों को विकसित करने के लक्ष्य वाले क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। स्पष्टीकरण क्या है, यह मूल रूप से बुद्धिमान प्रणालियों का विकास है। सबको पता है मशीनों को क्या है, आप इंसानों की तरह सोचने की शक्ति दे रहे हो, जो मनुष्यों के समान काम कर सकती हैं और पहुंच सकती हैं। अगला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा किसे माना जाता है, तो मैंने बताया ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, एआई के अंदर आता है आपका एमएल, मशीन लर्निंग, और इसके अंदर आता है डीप लर्निंग। तो ये उप शाखाएं हैं एक प्रकार से, तो इसको मशीन लर्निंग को माना जाता है। मशीन लर्निंग यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे महत्वपूर्ण उप क्षेत्र है, जिसमें कुछ कार्यों को करने के लिए एमएल मॉडल बनाए या प्रशिक्षित किए जाते हैं। ब्लाइंड सर्च का उपयोग निम्नलिखित में से किस स्थिति के लिए किया जाता है, तो ब्लाइंड सर्च आप कब करते हो, छोटा खोज स्थान, जब आपको स्मॉल स्पेस चाहिए होता है तब करते हो। इसका स्पष्टीकरण देख लो क्या है, लघु खोज स्थान। अब चूंकि ब्लाइंड सर्च में डोमेन जानकारी शामिल नहीं है, क्योंकि आपके पास डोमेन होगी तो वो सर्च ब्लाइंड कैसे कहलाएगी, वो तो डायरेक्ट सर्च कर रहे हो, आपको पता है, लेकिन ब्लाइंड सर्च में क्या डोमेन है नहीं, तो ये शामिल नहीं, इसलिए इसका उपयोग छोटे सर्च स्पेस के लिए सबसे अच्छा है। यदि कोई मशीन बिना किसी बाहरी मदद के बाहरी वातावरण के आधार पर अपनी कार्य प्रणाली को बदलने में सक्षम है, तो उस मशीन को क्या है, बुद्धिमान मशीन, मतलब एआई से लेस मशीन कहा जाएगा। बुद्धिमान, जब कोई मशीन बिना किसी बाहरी मदद के अपनी कार्य प्रणाली को बदलने में सक्षम होती है तो उसे बुद्धिमान मशीन कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है, विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता की व्याख्या करना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता की व्याख्या करना माना जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कितनी श्रेणी या प्रक्रियाओं में वर्गीकृत किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
3 श्रेणी है प्रक्रियाओं में। कौन कौन सी श्रेणी है? तो सेंसिंग, तर्क और अभिनय, 3 श्रेणी है जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वर्गीकृत किया गया। सेंस करना, तर्क लॉजिक देना और अभिनय करना। एआई के लिए सामान्य भाषा कौन सी? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसका स्पष्टीकरण यहाँ तो कम है, आगे चल के मैं बताऊंगा। ठीक है, एआई के लिए वैसे मेनली कौन सी? प्रोलॉग। प्रोलॉग भाषा क्या है? एआई के लिए ही बनाई गई थी, लॉजिकल भाषा, क्योंकि लॉजिक है, इसके पास तर्क है, तो ये तो कॉमन भाषा होगी। लेकिन आज के समय में जो सबसे ज़्यादा यूज हो रही वो है पाइथन, एआई के लिए ही। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें इस पे एक पेज का पूरा रहेगा सारी भाषाओं पे, और क्यों ये पाइथन ज़्यादा यूज हो रही है और प्रोलॉग कहाँ आपको लगाना है, कहाँ पाइथन लगाना है, उसमें स्पष्टीकरण रहेगा डिटेल में। आगे चलते हैं। देखो ये है यहाँ पे, हालांकि उपर्युक्त भाषाओं में से किसी भी भाषा में आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, क्योंकि सारी क्या है? हायर लेवल लैंग्वेज है, HLL है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं, तो आप किसी भी लैंग्वेज में एआई पे प्रोग्राम लिख सकते हो। लेकिन सर्वाधिक जो यूज हो रही है वो कौन सी? आपकी पाइथन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव प्रतीक है? कौन सा प्रस्ताव प्रतीक है? सत्य और असत्य। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सत्य और असत्य 2 प्रस्ताव प्रतीक हैं। अब यहाँ पे आपको जो लैंग्वेज है ना, इसकी थोड़ी सी क्लिष्ट लग रही होगी, समझ में भी नहीं आ रहा हो बोल क्या रहा है, बट ऐसे ही समझना है। कंप्यूटर की जो भाषा शुरुआत में आती है वो बहुत ही टफ होती है, फिर उसका ट्रांसलेशन किस में होता है? हिंदी में। तो ट्रांसलेशन आपको एज अ क्वेश्चन समझ लो, ऐसे ही क्वेश्चन मिल जाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत नहीं होती है। एआई का अनुप्रयोग नहीं है, कहाँ कहाँ एआई का अनुप्रयोग नहीं होता है? तो डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली में इसका उपयोग नहीं होता है। सही उत्तर विकल्प ए है, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली को छोड़कर अन्य सभी उल्लिखित विकल्प एआई के अनुप्रयोग हैं, जैसे डिजिटल सहायक, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण और कंप्यूटर विजन। क्योंकि डेटाबेस प्रबंधन तो एक प्रकार से स्टोरेज है, वो तो काम हो ही जाता है। सूचित खोज विधि कौन सी है? तो मेमोरी बाउंड ह्यूरिस्टिक सर्च, ये खोजें। सर्वोत्तम प्रथम खोज, तो इसमें कौन है? सारे हैं। आगे चलते हैं। किस चीज को ये पूछ रहा है कि एक प्रकार का कृत्रिम बुद्धिमत्ता एजेंट माना जाता है? ये सारे एजेंटों के बारे में डिटेल अगली क्लास में आएगी। सरल रिफ्लेक्स एआई एजेंट, एआई एजेंट सीखना और लक्ष्य आधारित एआई एजेंट, तो इनमें से सारों को माना जाता है। ठीक है, तो कुल 5 एआई एजेंट हैं, इनमें से लक्ष्य आधारित एआई एजेंट, लर्निंग एआई एजेंट, सिंपल रिफ्लेक्स एआई एजेंट, यूटिलिटी आधारित एजेंट और मॉडल आधारित एजेंट, ये सारे क्या हैं? 5 एजेंट हैं टोटल। एआई का घटक कौन सा है? तो सीखना। जब आप सीखते हैं मशीनें, जब मशीन क्या है? सीखती हैं, तभी तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनके अंतर्गत आती है। आगे चलते हैं। चेहरा पहचान प्रणाली किस दृष्टिकोण पर आधारित है? तो किस पे आधारित है? एप्लाइड एआई दृष्टिकोण। एप्लाइड एआई दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक रूप से व्यवहार स्मार्ट सिस्टम का उत्पादन करना है। एआई में पहचान प्रणाली कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। तो सही उत्तर क्या है? विकल्प ए है। एआई में 3 प्रकार की पहचान प्रणालियां, छवि सामग्री आधारित छवि पुनर्प्राप्ति, एक है, सिंगल ए है। दूसरी कौन सी? बायोमेट्रिक पहचान, और तीसरी है लिखावट पहचान। नियम आधारित प्रणाली में प्रक्रियात्मक डोमेन ज्ञान को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो उत्पादन नियम। नियम आधारित प्रणाली में प्रक्रियात्मक डोमेन ज्ञान को उत्पादन नियमों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, किस चीज को मूल रूप से द इमिटेशन गेम कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? टर्निंग टेस्ट को। टर्निंग टेस्ट को मूल रूप से द इमिटेशन गेम कहा जाता है। 18वां क्वेश्चन क्या है? एआई एजेंट का उपयोग करके अपने पर्यावरण के साथ बातचीत कर सकता है। अब ये पर्यावरण ए वाला नहीं है, पर्यावरण का मतलब क्या होता है? जो भी आसपास आपके है, एवरीथिंग विच सराउंड्स यू। तो आपके पास टेबल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, सीपीयू, जो भी आपके आसपास है वो सारा क्या होता है? पर्यावरण का भाग होता है। तो यहाँ पे पर्यावरण इस रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है। तो एआई एजेंट है वो किस चीज़ का उपयोग करके अपने पर्यावरण के साथ बातचीत कर सकता है? तो किसका? सेंसर और धारणाकर्ता। एक एआई एजेंट सेंसर और अनुभवकर्ता दोनों का उपयोग करके अपने पर्यावरण के साथ बातचीत कर सकता है। धारणाकर्ता और अनुभवकर्ता एक ही चीज़ है। ठीक है, सेंसर इसे परिवेश को समझने में मदद करते हैं और समझने वाले इसे उन पर कार्य करने में मदद करते हैं। अवलोकन वातावरण कितने प्रकार के होते हैं? फिर से सही क्वेश्चन है।
तो ये कितना है, 2 प्रकार के। कौन कौन से, पूर्ण या आंशिक वातावरण होते हैं, जो कि अवलोकन वातावरण होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंटों के लिए रचनाएं हैं। कौन कौन सी रचनाएं, ये देख लो। तो क्या है, प्रोग्राम और आर्किटेक्चर दोनों रचनाएं किसके लिए, एआई एजेंटों के लिए। प्रोग्राम और आर्किटेक्चर दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंटों के लिए रचनाएं हैं। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट का एक उदाहरण है, तो क्या है उदाहरण, सारे हैं। मानव को भी आजकल में माना गया है कि वो एक एआई एजेंट है। दूसरा, स्वायत्त अंतरिक्षयान, चूंकि वो जा रहा है, स्वायत्त है, अपने आप ही जाके नेविगेशन कर रहा है। जैसे अभी इंडिया ने चंद्रयान-3 भेजा, तो इसके इतने ज़्यादा वो कर लिए थे, सब इसको सेल्फ मोड में चला गया था। यहाँ से जैसे ही छूटा, इसके बाद जो नेक्स्ट 17 मिनट थे वो सेल्फ मोड में थे। वहाँ पे गया, सारी चीज़ें अपने आप हुई हैं, एआई आधारित थी, कुछ भी यहाँ से ना निर्देश दिए गए ना देने की जरूरत पड़ी। ठीक है, वहाँ पे उसने सबसे पहले वहाँ ऊपर एक हाइट पे पहुँचने के बाद घूमा, कैमरों ने सेंसर करके पहचाना कि कहाँ उतरना, खुद से ही डिसीजन लिया और जहाँ उतरना था वहाँ लैंड भी खुद से ही किया। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक इंसानों को भी एआई एजेंट माना जा सकता है। फिर अगला है, किसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन का विस्तार माना जाता है। तो किसे माना जाता है, सभी को, खेल खेलना, निदान और योजना और शेड्यूलिंग, तीनों को। आगे चलते हैं, पर्यावरण को रणनीतिक माना जाता है। कौन सा पर्यावरण है जिसे रणनीतिक माना जाता है, तो ये है नियतवादी। इसका इंग्लिश देख लेना एक बार, ये वो वाला नहीं है पूरन कच्चामल वाला, अगर किसी ने हिस्ट्री पढ़ी हो तो, है ना। नियतवादी, भौतिकवादी, चारवाक दर्शन, ये दर्शन आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, सही उत्तर विकल्प सी है। एक नियतात्मक वातावरण को रणनीतिक माना जाता है क्योंकि इस वातावरण में आउटपुट एक विशिष्ट स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाता है, मतलब पहले से नियत रहता है, फिक्स रहता है। निम्न में से कौन सा एआई एजेंट का कार्य है, तो कौन सा कार्य है, किसी कार्रवाई के लिए अवधारणा अनुक्रम को मैप करना। जो अवधारणा आपको बनानी है, तो अवधारणा बनाने के लिए भी एक क्रम तैयार करना, उसे मैपिंग करना। इसका क्या है, एआई एजेंट का कार्य किसी कार्रवाई की अवधारणा अनुक्रम को मैप करना है। यहाँ पे आपके आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। नेक्स्ट क्लास सिर्फ वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही आएगी, उससे रिलेटेड 10 से 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उठाए जाएंगे, उनको डिटेल में सॉल्यूशन दिया जाएगा, जिससे कि आपकी पूर्ण समझ बन जाएगी एआई के बारे में। एक बार एआई के बारे में पूर्ण समझ बन जाएगी, फिर आपकी मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग बहुत आसान हो जाएगी। और आईओटी, इस पे मुझे लगता है 2 टॉपिक आपके एक ही क्लास में आ जाएंगे, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आईओटी। लास्ट में इन पे भी आपकी एक एमसीक्यू क्लास आ जाएगी, तो फिर आपका ये टोटल कवर हो जाएगा। और ये फिर से वही बैच के बारे में जानकारी, जैसे भी बैच ज्वाइन करना है, ये सारी जानकारी पेड बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप लोगों को अगर क्लासेस सही लग रही हैं तो शेयर करते रहो, लाइक सब्सक्राइब तो करते ही रहो। प्लस आपके जो फ्रेंड हैं, जो भी जिन्हें लगता है आपको कि हाँ इनकी हेल्प आपको करनी चाहिए, आप कर सकते हो, उन्हें शेयर कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।